Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. It means Paradox Classes of Chemistry. मैं सौरभ राठौर आपका स्वागत करता हूँ फिर से आज 12th क्लास के फिजिक्स में। जो 12th क्लास की फिजिक्स में आई थिंक लास्ट क्लास जो थी वो कैपेसिटेंस चैप्टर का टॉपिक था लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो चलिए आज जो है हम इस क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक को थोड़ा ठीक ठीक से आपको देखना है और अच्छी तरह से समझना है, तो बी केयरफुल। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं? तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक्स एक ऐसी इंसुलेटिंग मीडियम होती है, एक इंसुलेटिंग बॉडी होती है जो खुद इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है बट अपने ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस कर देती है, उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। देखिए इनको यूं समझिए, जैसे ये एक इंसुलेटिंग बॉडी है और ये इंसुलेटिंग बॉडी क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि ये इंसुलेटर है बट ये अपने ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर देती है किसी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से। तो इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स या डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर एक इंसुलेटिंग बॉडी है और अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर ही नहीं सकते, बट यदि हम इसे क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करते ही इनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। चार्ज प्रोड्यूस होती है और ये क्या करेगी, स्मॉल बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। तो लाइक आज ये डाई इलेक्ट्रिक्स है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए आप कह सकते हैं इट इज एन इंसुलेटिंग बॉडी विच डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी but charges are produced over the surface due to any external agency. It's called dielectric substance or dielectrics. Is that clear? Okay. देखिए dielectrics में मतलब क्या है, ये इंसुलेटिंग बॉडी अपने ऊपर चार्ज प्रोड्यूस कर देती है, इसी को हम dielectrics कहते हैं। अब जो ये dielectrics है ये दो टाइप से है, एक तो है पोलर और एक है नॉन पोलर। There are two types of dielectrics such as polars as well as non-polars. अब देखिए पोलर्स किसे कहते हैं और नॉन पोलर्स किसे कहते हैं। पोलर्स में क्या है कि यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने तो इसे हम पोलर्स कह देंगे। जैसे मान लीजिए यह है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H पॉजिटिव का और Cl नेगेटिव का, तो एक तो पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो ये है पोलर। ये है H2O। H2O में देखिए H प्लस का OH माइनस का, ये है पोलर। ये है NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन 3 माइनस का और हाइड्रोजन प्लस का। तो आप ऐसे कह सकते हैं जो पोलर है, पोलर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाए। इट मीन्स दो डिफरेंट आयन से बनी हो, जो डिफरेंट चार्ज से बनी हो, उसे हम पोलर्स कहते हैं। इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स which can be dissociate into its constituents ion or charges such as positive charges as well as negative charges. It's called polar dielectrics. जो polar dielectrics है, यदि अब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए ये वाटर है O और ये H। देखिए ये वाटर के स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ये हाइब्रिडाइजेशंस में ये वाटर जो है इसकी वेंट शेप होती है, बेंट शेप होती है, वी शेप। अब देखिए इसमें क्या है,
कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो जितने भी पोलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इसी के अपोजिट नॉन पोलर में जैसे मान लीजिए ये है H2, O2, N2 एटसेट्रा। अब जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H और ये H, अब इनकी जो स्ट्रक्चर होगी ये क्या होगी, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करती है। और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करती है तो इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में एक्यूरेट डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव से था, ये नहीं हो सकता। इसमें जो है नेट डायपोल मूवमेंट पोलर में वो तो होती 0, बट इसकी 0 नहीं होगी। तो नॉन पोलर में हम यूं कह सकते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट ना हो, सेम टाइप के एटम से बनी हो और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करता हो, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये है पोलर और नॉन पोलर। देखिए दोनों में एक ही बात याद रखनी है, पोलर में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, और नॉन पोलर में क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं होगा। ये एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं और ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करेगा। इसके डायपोल मोमेंट्स 0 होगी और इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। एक और बात, जो यदि ये सेम एटम से, मोस्ट ऑफ द नॉन पोलर्स जो है ये क्या होती है, सेम एटम से बनी होगी। जैसे हाइड्रोजन है H और H सेम एटम से बनी है, और जो पोलर है ये डिफरेंट एटम से बनी है। हालांकि नॉन पोलर में कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने कहा मोस्ट ऑफ द जो होगी ये क्या होगी, सेम एटम से बनी होगी। वैसे मेन तो आपको याद रखना, डायपोल मोमेंट एक की 0 होगी, एक की 0 नहीं होगी। तो ये है पोलर और ये है नॉन पोलर। अब है नेक्स्ट टॉपिक, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मीडियम जो होती है ना ये 2 टाइप से है। एक मीडियम होगी रेयर मीडियम और दूसरी होगी डेंसर मीडियम। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ये रेयर और डेंसर में, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं विद रेस्पेक्ट टू रेयर, और रेयर में सेपरेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एयर और ये है वाटर। अब देखिए एयर जो है ये है रेयर और वाटर जो है ये है डेंसर, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू एयर। बट एयर की कंपैरिजन यदि वैक्यूम से किया जाए तो अब जो वैक्यूम है ये तो है रेयर और जो एयर है ये है डेंसर। अब वाटर ग्लास में देखिए ये है वाटर और ये है ग्लास। वाटर तो है रेयर मीडियम और ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम। ग्लास और डायमंड, तो जो ग्लास है ये तो है रेयर और जो डायमंड है ये है डेंसर। तो देखिए जो मीडियम है, मीडियम में जो पार्टिकल्स की जो क्लोजनेस होती है, इस क्लोजनेस की वजह से मीडियम 2 टाइप से, एक डेंसर एक रेयर है। तो डेंसर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और रेयर में क्या होता है, सेपरेटेड होता है। याद रहे बच्चों, जो मीडियम आप डिसाइड कीजिएगा कंपैरिजन में ही। यदि मान लीजिए आपसे यूं पूछा जाए कि एयर जो है क्या है, रेयर है या डेंसर, तो इस कंडीशन में आपको आंसर नहीं देना है। एट फर्स्ट आपको यूं पूछना है कि सर एयर जो आप पूछ रहे हो रेयर और डेंसर के लिए, तो किसके रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट में ही डेंसर और रेयर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एयर जो है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एयर एक बार तो रेयर है और एक बार डेंसर है, तो ये कंपैरिजन में ये मीडियम 2 टाइप से होती है। ठीक है,
तो अब देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मीडियम फर्स्ट मीडियम और दूसरी ये सेकेंड मीडियम। जो फर्स्ट मीडियम है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसे ई मान लेते हैं, और जो ये सेकेंड मीडियम है इसमें चलिए ई नोट मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और सेकेंड मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी ना, इसी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट्स इट। द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड टू द reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रहे जो ये ई नोट है ये क्या रिड्यूस्ड वैल्यू है, इट मींस इनकी वैल्यू जो है इनसे कम होगी। तो इनमें हमेशा आपको ध्यान रखना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो वैल्यू कम होगी उसे तो आपको नीचे लेना और जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ऊपर लेना। तो इन दोनों की जो रेशियो होगी इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो फाइनली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इनकी यदि यूनिट डायमेंशन हम देखते हैं तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। देखिए ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम है, तो कैंसल आउट। तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है एंड डायमेंशन लेस भी है। तो इस तरह से ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए ये बेसिक टर्म्स है, अभी जो हम डेरिवेशन डिराइव करेंगे उस इनके लिए ये तैयारी हो रही है, इनमें ये टर्म यूज किया जाएगा। तो इस तरह से ये है डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में पोलर नॉन पोलर, और ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। देखिए जो कंडक्टिंग स्लैब की वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है। आपने देखा था इसी चैप्टर में एक टॉपिक आया हुआ था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इनका फॉर्मूला भी डिराइव किया गया था, है ना। लेकिन अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें क्या करना, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए इनको, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose cross sectional area is capital A and both conductor are separated by d distance. When a conducting slab whose thickness is small t are introduced between the capacitor, then its electric field are reduced. It means reduced electric field intensity inside the conducting slab is 0, and we have to derive the formula of capacity of parallel plate capacitor due to conducting slab. That's it. देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है और इनके ऊपर क्या है, प्लस और माइनस ये चार्ज है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, और इसे डी डिस्टेंस से सेपरेट किया गया और एरिया है ई। अब एक कंडक्टिंग स्लैब जैसे इनके बीच में इंट्रोड्यूस्ड किया गया है तो क्या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड होगी, और जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टिंग स्लैब की वो क्या होती है, 0 होती है। और इसी की वजह से हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। तो देखिए इट मीन्स, देखिए एट फर्स्ट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया था, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी नोट इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी।
याद है? ये जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव किया था तो इसमें रिजल्ट आया था C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाय D। देखिए अब जो है ये कैपेसिटर जो इसमें चार्ज जैसे फ्लो हो रही है, मान लीजिए इनकी पोटेंशियल क्या है, ये V है। बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी भी बॉडी की कैपेसिटी फाइंड आउट करना है तो एट फर्स्ट आपको पोटेंशियल निकालना होगा, और पोटेंशियल निकालने के बाद ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं C इक्वल टू क्यू बाय वी। तो एट फर्स्ट आपको V निकालना है। तो अब देखिए जो पोटेंशियल दो रीजन में, एक रीजन तो ये है जैसे टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है D, इसमें बट ये थिकनेस जो T है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी। हमें निकालने की इसकी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन पैरेलल प्लेट क्या V इक्वल टू, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनकी है E नोट। अब पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन होते हैं पता होगा आपको, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, इट मीन्स dV इक्वल टू माइनस E dr, दैट्स इट। इट मीन्स V इक्वल टू E dV लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल के लिए dd था, ये जो r डिस्टेंस यहां पे मैंने d मान लिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये d स्मॉल के लिए यूज किया गया और ये d डिस्टेंस के लिए किया गया, ठीक ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इक्वल टू ई डी। तो देखिए अब जो इसमें पोटेंशियल निकालना है, टोटल d डिस्टेंस की पोटेंशियल तो है ही नहीं, क्योंकि d में माइनस भी तो होगा, ये t वाले की ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यदि इनकी पोटेंशियल आप निकालते हैं तो क्या V इक्वल टू E और T, और E जीरो है तो ओब्वियसली V जीरो हो जाएगा। ये तो यहां तक की पोटेंशियल जीरो है, हमें निकालना क्या है इस रीजन की। तो V इक्वल टू E नोट और D माइनस T। देखिए टोटल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन D है और इसमें से T माइनस किया गया, तो V इक्वल टू E नोट D माइनस T, दैट्स इट। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनके बीच की होगी वो क्या होगी, याद कीजिए ये एक आया था डबल सीट में तीन रीजन होते थे, जैसे ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। फर्स्ट एंड थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी। देखिए ध्यान से, ये जो है फर्स्ट रीजन, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो, और जो ये थर्ड रीजन है इनकी भी जीरो, बट हमें इनकी बीच की निकालनी थी। तो बीच की क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद है? देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना। डबल सीट की निकली हुई थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और सिंगल सीट की सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। बच्चों मैं आपको बार बार लेक्चर के दौरान बताता रहता हूं कि हर एक डेरिवेशंस को अच्छी तरह से देखिए, एनालाइज कीजिए, और जो रिजल्ट है इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि जो एक डेरिवेशंस का रिजल्ट है वो नेक्स्ट डेरिवेशंस में यूज किया जाता है। देखिए जैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाय D, बट आप तो जानते ही नहीं। यदि आप इस रिजल्ट को याद नहीं रखते तो इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव कीजिएगा। तो इसीलिए हर एक फॉर्मूले, हर एक डेरिवेशंस का जो रिजल्ट है उसे जरूर याद कीजिए, और ये तब पॉसिबल है जब आप डेरिवेशंस को डिराइव कर रहे हैं तो वन बाय वन स्टेप वाइज देखिएगा। तो देखिए यहां से दोबारा E नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्या है, सिग्मा है इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता होगा। तो देखिए
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन में A सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब जो है ये सिग्मा की वैल्यू यदि आप यहां पे पुटअप करते हैं तो E नोट इक्वल टू, देखिए सिग्मा की जगह Q बाय A एप्सिलॉन नोट, दैट्स इट। देखिए क्या किया मैंने, जो ये E नोट है, E नोट की वैल्यू इसमें से निकाल लिया, सिग्मा पर एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा की जगह ये Q बाय A। तो फाइनली E नोट इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नोट। इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इनको इक्वेशन 2। ठीक, अब ये 2 में ये E नोट की वैल्यू पुटअप करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E नोट इन इक्वेशन सेकेंड, जो अभी आपने E नोट की वैल्यू निकाला, ऐसे क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में पुटअप करना है। तो V इक्वल टू E नोट की जगह Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट और ये D माइनस T, दैट्स इट। देखिए ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या, कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू Q बाय V एंड कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब, C इक्वल टू Q बाय V। Q बाय V, तो ये है Q और ये है V, V की जगह Q D माइनस T अपॉन में A एप्सिलॉन नोट। चलिए ऐसा करते हैं, ये A एप्सिलॉन नोट को ऊपर और ये Q से Q कैंसल आउट, तो A एप्सिलॉन नोट अपॉन में D माइनस T। अब देखिए जो A एप्सिलॉन नोट D माइनस T, ये जो है D माइनस T, इसमें क्या करते हैं हम D कॉमन ले लेते हैं, A एप्सिलॉन नोट और D कॉमन लेते हैं, D कॉमन लेते ही 1 माइनस T बाय D। बच्चों ध्यान से, अब आप सोच रहे ये D हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहां से D जो कॉमन लिया गया है ये पुटअप करने के लिए एप्सिलॉन नोट A बाय D, जो सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। कॉमन लेने का अर्थ होता है डिवाइड करना। देखिए D बाय D 1 माइनस T बाय D। तो अब जो A एप्सिलॉन नोट बाय D है, इनकी जगह आप रख सकते हैं C नोट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 C इक्वल टू C नोट अपॉन में 1 माइनस T बाय D, ये फॉर्मूला है C नोट। तो देखिए ये जो है कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद कंडक्टिंग स्लैब, C इक्वल टू C नोट अपॉन में 1 माइनस T बाय D। तो देखिए एक बात, अब जो है आप रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, पहले जो कैपेसिटी थी विदाउट कंडक्टिंग स्लैब की वो होता है C नोट, और विद कंडक्टिंग स्लैब की C। तो इट मीन्स कह रहा कि जैसे ही हम कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। देखिए अब जो है इसी में केस देखिए, इफ T इक्वल टू D, यदि T इक्वल टू D हो जाए तो क्या C इक्वल टू C नोट अपॉन 1 माइनस D बाय D, इट मीन्स 1 माइनस 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 0 इंफिनिटी। तो ये है
इंफिनिटी। इट मीन्स देखिए C इक्वल टू C नोट इंफिनिटी। तो फाइनली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो ये जो है कंडक्टिंग स्लैब जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इनकी कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आई। अब जो कंडक्टिंग स्लैब को हम रिप्लेस करके क्या करेंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर देखते हैं इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो बिल्कुल ये सिंपल है। देखिए वन बाय वन आपको बताया गया स्टेप वाइज क्या किया गया था। ये जो है एक और एक ये दोनों रिजल्ट जो है पिछले डेरिवेशन से लिया गया है, ठीक है ना। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। कैपेसिटी के लिए पोटेंशियल निकाला मैंने और फिर फॉर्मूला अप्लाई किया और ये निकल गया C इक्वल टू C नोट अपॉन 1 माइनस T बाय डी। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, देखिए फर्स्ट डेरिवेशन में आपने क्या किया था, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या करना है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद इनकी कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आती है। देखिए सबसे पहला एट फर्स्ट हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose area is A are separated by D distance in vacuum when a dielectric slab whose thickness is T which is less than D, it means T less than D, are introduced between the parallel plate capacitor, then the molecules of inside dielectric slab get polarized and a electric field EP। देखिए फाइनली जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, EP, जो मोलिकुल्स पोलराइज हो रही है वो। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E नोट यूनिफॉर्म ये है। तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू E नोट माइनस EP, बिकॉज द डायरेक्शंस ऑफ E नोट आर अपोजिट टू द डायरेक्शंस ऑफ EP। तो रिजल्टेंट E इक्वल टू E नोट माइनस EP, and we have to derive the formula of capacity of parallel plate capacitor due to dielectric slab। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपेसिटी निकालना है। देखिए एट फर्स्ट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इनकी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाय D, ये है। इनके बाद अब देखिए जो इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के इनसाइड की है वो है E। वैसे आउटसाइड तो यूनिफॉर्म होगी और वो E नोट ही होगी। तब दोनों की सेपरेट देखिए। अब पोटेंशियल निकालते हैं। पहले एट फर्स्ट पोटेंशियल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल क्या, V1 इक्वल टू E नोट D माइनस T। देखिए T माइनस कर दिया क्योंकि इंट्रोड्यूस किया गया। अब जो है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की पोटेंशियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब
डाइलेक्ट्रिक स्लैब के V2 इक्वल टू ई टी। देखिए यहां ध्यान से, पिछले डेरिवेशंस में आपने देखा था कि जब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की जीरो थी, बट इनके जीरो नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एट फर्स्ट पोटेंशियल पहले ये दोनों कंडक्टर के बीच का निकाला, फिर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब कि जो इनसाइड का मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो रहा है इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो, तो ये रिलेशन से अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। तो इनकी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और थिकनेस है टी, इसलिए ये हो गया ई टी, और इनकी है डी माइनस टी, तो ई नोट डी माइनस टी। अब देखिए टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 क्या है, E नोट D माइनस टी प्लस ई टी। इज दैट क्लियर? देखिए दोनों का हमने सम कर दिया ताकि टोटल पोटेंशियल निकल गया। अब देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू ई नोट अपॉन में ई। एक बच्चों ध्यान से, ये जो है ई नोट बाय ई, आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जो रिड्यूस्ड पोटेंशियल रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन्हें नीचे लेना है। देखिए जब अभी अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करवाया था तो वहां पे मैंने रिड्यूस्ड को ई नोट मान लिया था और अप्लाइड को ई माना था, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने लिखा था ई बाय ई नोट, बट ये जो है हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, जो अप्लाइड किया गया है वो और जो रिड्यूस्ड है वो, इन दोनों की रेशियो, इट मींस रिड्यूस्ड वाले जो है वो नीचे आ रहे। तो देखिए इसमें रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बार ई है और यूनिफॉर्म है ई नोट। बाय द वे यदि इनको हम ई मेंशन करते और ये ई नोट हो जाता फिर ई बाय ई नोट। इज दैट क्लियर? एनी मोर डाउट्स? नो? ओके। क्या जो रिड्यूस्ड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे और जो अप्लाइड है वो ऊपर। तो देखिए ये ई नोट है और ये ई, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू ई नोट बाय ई। इट मींस ई इक्वल टू ई नोट बाय के। ठीक है। अब देखिए जो ये ई है, इस ई की वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए। देखिए इनको इक्वेशंस 1 मानिए और इनकी तो जरूरत है नहीं, इन्हें इक्वेशंस 2 मानिए। तो आप पुट इन इक्वेशन सेकेंड में v इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई की जगह ई नोट टी बाय के। देखिए ई की वैल्यू पुटअप किया गया। अब देखिए ई नोट और ई नोट दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये है ई नोट और ये डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इज दैट क्लियर? देखिए ये है V। अब जो ई नोट है, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। याद कीजिए कि जो डबल सीट में है फर्स्ट और थर्ड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और जो बीच वाले की थी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। तो ई नोट इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। अब ये वैल्यू यहां पुट अप कीजिए, तो v इक्वल टू
क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, और ये है डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इज दैट क्लियर? ये पोटेंशियल V निकाल लिया गया। अब हमें निकालना है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी C, देखो जो ध्यान से, जो इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इनके बाद की जो कैपेसिटी वो हमने C माना है, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले को C नोट माना था। तो बस हमें यही तो देखना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड करवाने के बाद इनकी कैपेसिटी में क्या चेंजिंग आ रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज। जैसे जब हमने कंडक्टिंग स्लैब पिछले डेरिवेशंस में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें कैपेसिटी इंक्रीज कर दी थी। इसमें देखते हैं, तो C इक्वल टू क्यू बाय V, और ये है क्यू बाय V, तो क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाय के अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। क्यू से क्यू कैंसल आउट, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन, अब देखिए डी माइनस टी, अब ये डी माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन बाय के। ठीक, तो ये क्या किया गया है, देखो ध्यान से, ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखिए जो टी है, इस टी में डी तो इंक्लूड है ही नहीं, तो डी को खत्म करके अब टी कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा 1, और ये माइनस का साइन था, तो इसलिए माइनस 1 बाय के। तो ये कैपेसिटी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। देखिए फिर से वही बात है, जो C है ये क्या है, ग्रेटर देन है C नोट से। इट मींस आप ऐसे कह सकते हैं कि फिर से कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with conducting slab are increase, it means parallel plate capacitor की जो कैपेसिटी होगी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी when dielectric slab are introduced between them। तो देखिए ये डेरिवेशन और इनसे पहले वाले डेरिवेशन दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो ज्यादातर सिमिलरिटीज है, बस डिफरेंस क्या है कि दोनों में जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गई थी, इसमें पोलराइज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया। तो इनकी वजह से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी एज इट इज है सेम, C नॉट निकाल लिया, ये हम जानते थे, और यहां से V1 V2 निकाल के टोटल का सम किया, और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके ये निकल गया कैपेसिटी। देखिए अब है नेक्स्ट टॉपिक, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स के लिए देखिए एट फर्स्ट मान लीजिए ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है जिनका सेंटर है O और रेडियस क्या है R, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज है Q और एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, तो इट मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यदि इस स्फीयर की रेडियस, यदि रेडियस क्या हो जाए, छोटी हो, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। इट मीन हम ऐसे कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर। जितनी छोटी रेडियस होगी उतनी ही ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो अब जो है ये स्फेरिकल सेल की रेडियस R है, सेंटर O है।
अब ये जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होगी, इस पार्टिकल से कांटेक्ट में होगा और ये क्या होगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। इट मींस जो चार्ज होगी स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यही जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी इसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो क्यू चार्ज है ये पूरी सरफेस के ऊपर हो जाएगी। और ये कैसे इलेक्ट्रीफाइड हुआ, तो विंड एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आने के बाद ये इलेक्ट्रीफाइड हुआ। तो एक लाइन में हम यूं कह सकते हैं, जो प्लस क्यू चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल ड्यू टू action of sharp points. It means smaller the value of radius of spherical cell are greater the surface charge density. बस देखिए नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। देखिए लाइटनिंग कंडक्टर क्या होती है, आपने देखा होगा अक्सर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है लाइक एज होटल, कोठी, टेम्पल, अक्सर आपने देखा होगा मंदिर का जो बिल्कुल पीक पॉइंट होता है या जो बिल्डिंग बिल्कुल हाइट पे होती है उसके ऊपर मेटालिक कंडक्टर लगा दिया जाता है। देखा होगा मंदिर के बिल्कुल टॉप पे जैसे त्रिशूल लगा दिया है, इसमें कटोरी वगैरह भी लगा दिए जाते हैं, घूमते रहते हैं। या हाई बिल्डिंग जो होगी टॉप लेवल पे उस पर मेटालिक कंडक्टर लगा दिया गया। क्या अभी आपने सोचा कभी कि ये क्यों लगाया गया? वैसे अक्सर हम यूं सोचते हैं क्या पता ये जो है ऐसे डिजाइन किया गया है, लेकिन यहां पे फिजिक्स है। ये जो टॉप बिल्डिंग होती है जिनकी हाइट ज्यादा होगी उनके ऊपर मेटालिक कंडक्टर लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिए इनको ध्यान से समझिए। जो ये मेटालिक कंडक्टर लगाया गया है ये लाइटनिंग कंडक्टर होती है। लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है कि जो लाइटनिंग प्रोसेस होगी, लाइटनिंग प्रोसेस से बिल्डिंग को, होटल को, टेम्पल्स को सेव करने के लिए ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है ताकि लाइटनिंग से ये इफेक्टेड ना हो। देखिए ये प्रोसीजर क्या है इसमें, जैसे देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब जो है इनके ऊपर ये जो मेटालिक कंडक्टर जो लगाया गया है ये, और ऊपर जो ये है क्लाउड्स, जो क्लाउड्स जो है ये नेगेटिव चार्ज कैरिंग होते हैं। जब ये क्लाउड्स मेटालिक कंडक्टर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा तो ये माइनस, जितने माइनस होंगे इतने इसके ऊपर प्लस होगा, और ये माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसको सीधा अर्थ में लीक आउट कर दिया। जो ये मेटालिक कंडक्टर है इसकी कनेक्शन सीधे अर्थ से होती है, तो मतलब क्या है, ये चार्ज को अर्थ में लीक आउट करती है और इससे बिल्डिंग क्या होती है, सेफ होती है। तो एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर जो होती है ये क्या करती है, लाइटनिंग प्रोसेस से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यही लाइटनिंग कंडक्टर, दैट्स इट। तो बच्चों आज जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया। देखिए थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो ये चैप्टर कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के जो चारों चैप्टर हैं सारे इनके डेफिनेशंस, जो डेरिवेशंस, जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे, हर एक टॉपिक को वन बाय वन आपको अच्छी तरह से समझाया गया था। अब इस चैप्टर को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इसे रीड करके आना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बच्चों तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप इनकी स्टडी अच्छी तरह से करके आइएगा। तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इन चारों चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करके, अच्छी तरह से रीड करके, लर्न करके, हर एक डेरिवेशंस का जो रिजल्ट होते हैं इन सबको आप लर्न करके आइएगा। देखो बच्चों एक बात यह है कि कई एक बच्चे यूं सोचते हैं कि अब तो स्टडी का टाइम जो है ना, स्टडी का टाइम आपके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं,
फिर पढ़ लेंगे। देखिए जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया, जो पूरा विश्व है, ये कोविड-19 की कहर से सारे दुखी हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं यूं सोच रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगी, जब स्कूल खुलेगी, जब इंस्टीट्यूट खुलेगी, फिर हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आप इस वहम में आपको नहीं जीना है, क्योंकि जो एग्जाम की डेट है ना, वो बिल्कुल फिक्स होगी। एग्जाम मार्च में ही होने हैं, सिलेबस वही है, टॉपिक वही है। तो आप यूं मत सोचिए कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद स्टडी करेंगे। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए, बिल्कुल हार्ड लेबर कीजिए, परिश्रम कीजिए। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है, और जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा। इसी बात पे मुझे एक कहावत भी याद आ रही है कि आप मेहनत करते चलो, मेहनत करते चलो, मेहनत करो, फल जरूर मिलता है। मेहनत करने वाले को फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कुएं की जितनी गहराई में जाओगे उतना ही मीठा जल मिलता है। मतलब क्या है कि यदि आप कठिन परिश्रम, मेहनत करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलेगी आपको, और आज नहीं तो कल मिलेगी। जैसे कुएं की गहराई में यदि हम जाते हैं तो उसमें मीठा जल मिलता है। इसीलिए आप स्टडी को, कुएं की गहराई से मेरा मतलब है कि आप स्टडी को बिल्कुल डीपली अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, और जितने अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा इतना ही आपके लिए बेटर होगा। फिर आगे जो आप ने पहले सपने देख रखे हैं, जैसे ये मेडिकल, नॉन मेडिकल आपने स्ट्रीम चूज किया था, तो IIT PMT इनका टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। और बच्चों, असंभव कुछ नहीं होता, सब संभव होता है। बस एक जरूरत है आपको अच्छी तरह से टाइम टेबल सेट करने की और स्टडी करने की। अभी लॉकडाउन में बहुत बढ़िया टाइम है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी में दीजिए। चलिए, इन्हीं बातों पे आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आई होप आज की क्लास भी आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आया होगा, और चैप्टर की एंडिंग है, बिल्कुल एंड कर दिया गया चैप्टर। तो इनको अच्छी तरह से स्टडी करके आइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो लेके, वो वीडियो जो होगी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगी। थैंक यू वेरी मच।